हाँ भाई, ध्यान देना। लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहली सिंपल सी बात है भाई, अपने बात कर रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर किसका काम है अभी? लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों में होता है क्या? किसका काम है लेजिस्लेचर का? द फंक्शन ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर किसका है? लेजिस्लेचर। अभी जो लेजिस्लेचर है ये सेंटर में भी है और कहां पर है? स्टेट में भी है। क्लियर है? सेंटर में जो लेजिस्लेचर है इट इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट, और स्टेट में जो लेजिस्लेचर है इट इज कॉल्ड एज स्टेट, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर दो आर्टिकल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। आर्टिकल 79 और यहां आर्टिकल 168 इज रिलेटेड टू कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और इसको याद करने का अपने को पता ही भी तरीका। 79 हमने यहाँ रखा ही है। 79 में से दोनों में से 1 माइनस करना है, तो 1 पहले रख दिया हमने। 7 में से 1 गए 6, 9 में से 1 गए 8, तो ये हो गया 168। आर्टिकल 79 हमें कहता है भाई कि पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज में से एक हाउस कौन सा है? ठीक है भाई, जिसे अपर हाउस कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अपने कहेंगे राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल जिसे अपने क्या कहेंगे? लोकसभा, लोअर हाउस। सेम स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नर एंड टू हाउसेज। इसके टू हाउसेज जो हैं, वन इज लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली in Hindi it is called as Vidhan Sabha, and the other house is legislative council, in Hindi it is called as Vidhan Parishad. तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है? और गवर्नर क्या है भाई? गवर्नर के लिए भी तो ये लाइन तो नहीं बोलनी है अभी अपने को कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो तो बट ऑब्वियस है, ये है तो ये भी है। हमें तो ये देखना है कि ये जो प्रेसिडेंट है, अपने इस प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो भी कनेक्ट होती हैं क्या प्रेसिडेंट से? क्लियर है भाई? गवर्नर क्या है? गवर्नर एक तरीके से एजेंट मान सकते हो ना आप इसको। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबऑर्डिनेट नहीं होता कि प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है? और गवर्नर अपॉइंटेड किससे होता है? इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर और या बाय द प्रेसिडेंट। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है अभी? कोई भी बिल दोनों हाउसेस में पास हुआ और उसके बाद आर्टिकल
1-1 काम करता है, ठीक है। और 1-1-1 में एक ऑप्शन ये है भी कि बिल पर साइन हो गए किसके, प्रेसिडेंट के, और बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो ये यहाँ पर तो हम देख रहे हैं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट, किसमें, लॉ मेकिंग फंक्शन में, कहां पर, सेंट्रल लेवल पे। सेम चीज जब यहां होती है कि भाई कोई भी बिल जब दोनों हाउसेस से पास होता है तो आर्टिकल 200 काम करता है। कौन सा काम करता है, 200। और ये आर्टिकल 200 जो है ये पावर देता है किसको, गवर्नर को, कि वो अपना एसेंट प्रोवाइड कर दे किसको, बिल को। बिल एक्ट बन जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दे या क्या कर दे, वापस लौटा दे, ठीक है। रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। भाई कई बार अपने आपको थोड़ा सा वो गलत हो जाता है कि भाई रिजेक्ट करने का मतलब लौटाना होता है, नहीं। रिजेक्ट करना अलग ऑप्शन है, रिटर्न करना अलग ऑप्शन है। भी दोनों, रिजेक्ट करने का मतलब लौटाना नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ। अब गवर्नर के पास एक ऑप्शन नहीं, हाँ भी इधर ध्यान देना, एक ऑप्शन नहीं होता, सॉरी 3 ऑप्शन नहीं होते, 3 ऑप्शंस नहीं होते, 4 ऑप्शंस होते हैं। और इसमें से 4th ऑप्शन है कि वो, पहला ऑप्शन गिव हिज एसेंट टू द बिल, सेकंड ऑप्शन होल्ड हिज एसेंट, मतलब विदहोल्ड हिज एसेंट का मतलब है उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर एक चौथा ऑप्शन और है जो यहां नहीं है, यहां पर 3 ही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है कि अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में ना बिल, किसमें, नेशनल इंटरेस्ट में, तो वो सेंटर की कंसिडरेशन मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये 4th ऑप्शन अगर यूज कर लिया तो यहां प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो गया लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में। और उसके बाद में मैंने अभी आपको बोला था भाई एक आर्टिकल देखना, तो अब आर्टिकल 201 काम करेगा। और ये 201 जो है वो प्रेसिडेंट को इस लेवल पर 3 ऑप्शन देगा। भी कितने ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट, आप तो यूं समझ लो प्रेसिडेंट को हमेशा 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, गवर्नर को कितने मिलते हैं, 4, प्रेसिडेंट को कितने मिलते हैं, 3। 111 भी 3 ऑप्शन दे रहा है और 201 भी 3 ऑप्शन दे रहा है। क्या, गिव इज एसेंट, विदहोल्ड इज एसेंट, और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहां पर हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि प्रेसिडेंट जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है, केवल सेंट्रल लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होता, स्टेट लेवल पर भी इन्वॉल्व हो सकता है अगर गवर्नर अपना 4th ऑप्शन का यूज कर लेगा, गवर्नर अपने 4th ऑप्शन का यूज कर लेगा तो, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना भी। अब अपने देखते हैं कि पार्लियामेंट या लॉ मेकिंग प्रोसीजर और इवन स्टेट का जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसमें प्रेसिडेंट कैसे इन्वॉल्व होता है और कौन कौन से आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो हमारे लिए ये इन्वॉल्व है भी, जब आप पढ़ते हो लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो यही है, कौन सा, आर्टिकल 79। और अब इसको बार बार कोई बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो पार्लियामेंट है इट कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, अपर हाउस राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस कौन सा, लोकसभा, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व हो गया ना कौन, प्रेसिडेंट, किस में, लेजिस्लेचर में। इसके बाद में आर्टिकल 80, ठीक है भाई, आर्टिकल 80 आज ही बताया था आप लोगों को। राज्यसभा की कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कंपोजिशन में भाई सीधी सिंपल सी बात है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ
राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी ऑफ 250, लेकिन एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 245 हैं। देयर आर 245 मेंबर्स। इन 245 मेंबर्स को अपने फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्लियर है? ये जो इलेक्टेड हैं ये कितने हैं? 233 और नॉमिनेटेड मेंबर्स आर 12। ये जो 233 हैं, ठीक है भाई, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। क्या होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनका मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अभी अपने ये काम की चीज नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर nominated by the president, और यहां पर चार अपने फील्ड्स कह सकते हैं। कौन कौन से? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस के भी इन चार फील्ड से होने चाहिए। कितने फील्ड से होने चाहिए? 4 फील्ड से होने चाहिए। ठीक है, और इनको शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। मजाक में बोल सकते हैं अपने कि प्रेसिडेंट जो है वो 12 लाशें डाल देता है कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, तो ये जो इसका फंक्शन है, ये फंक्शन किससे जुड़ गया अभी? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से क्या हो गया? जुड़ गया। अभी क्या कर सकता है ये? नॉमिनेट कर सकता है। कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को। कहा? राज्यसभा में। क्लियर है? तो आर्टिकल 80 में ये याद रखना अपने को। इसके बाद आर्टिकल 81 है। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ कौन सी? लोकसभा। तो लोकसभा की कंपोजिशन में अपने को ये ध्यान रखना है अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552। लेकिन ये जो 552 है इसको अब अपने 550 प्लस 2 लिखेंगे भी। एट प्रेजेंट कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? तो एट प्रेजेंट 545, लेकिन अब इसको अपने 543 प्लस 2 लिखेंगे। इस तरीके से याद क्यों करना अपने को? क्योंकि ये जो दो हैं, यहां बोल दो चाहे यहां, ये कौन है? एंग्लो इंडियंस। बेसिकली एंग्लो इंडियंस कौन है भी? वो यूरोपियंस जो यहीं रह गए। क्या करो? क्योंकि 5 है ही नहीं सीटें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब है कि मैक्सिमम सीटें कितनी की जा सकती है। हाँ, लेकिन अभी कितनी की हुई है? इन रियल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है कंट्री को? 543 में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? तो 5 सीटें है ही नहीं। ठीक है, 5 या जितनी भी कम देख लेना कितनी कम होती है, ये 7 कम होगी। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, लेकिन यहां स्टार करके याद कर लेना 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, जो अमेंड कर रहा था कौन से आर्टिकल में? 334 में। आर्टिकल 334 में क्या दिया हुआ है अभी?
हाँ जी, आर्टिकल 334 एक बार मेरे एक्ट में देखना, आपको इसमें कुछ ड्यूरेशन मिलेगी। ड्यूरेशन किसकी? तो ड्यूरेशन मिलेगी आपको SC ST रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इससे आप पहले के भी आर्टिकल पढ़ लो, इसमें आपको पहले के आर्टिकल कहां से पढ़ने हैं? देखो, SC ST का रिजर्वेशन दिया होगा लोकसभा के अंदर, कौन से आर्टिकल में? 330 में। तो 330 में दिया, तो 330, 331, 332, 333, चार ये 332 में, 332 में नहीं है भी। हाँ भाई, अब ध्यान देना, ये कभी बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 330, 330A, 331, 332, 332A और 333। अब ये इनका ना हेडिंग पढ़ना, देखो 330 क्या कहता है? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। 338 कहेगा रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। ठीक है, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नए जो आर्टिकल्स ऐड किए गए। 331 कहेगा रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन वर्ड नहीं है वहां पे, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, 2 मेंबर्स का। 332 क्या कहेगा? रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 332A क्या कहेगा? रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन विधानसभा। और 333 क्या कहेगा? फिर से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट लेवल पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको लेकर आपको एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक चीज हुई थी, वही बताया था मैं आपको। पहली बात तो एंग्लो इंडियंस का जो है वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपको ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दे रहे हैं। वो अगर ये होता ना रिजर्वेशन, तो ये 2 सीटें देनी ही पड़ती, लेकिन ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए SC ST को तो देनी पड़ेगी सीट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोविजन में कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को अगर लगता है, क्या लगता है कि एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। कहां पर? लोकसभा के अंदर। कहां पर? लोकसभा। वो 12 मेंबर्स अलग है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस कहां होते हैं? लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, लेकिन इसको रिजर्वेशन बोलेंगे क्या? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है तो करेगा, नहीं लगता है तो नहीं करेगा। मतलब वो 2 सीटें दी तो दे दी, नहीं दी तो नहीं दी, बाउंडेशन नहीं है। सेम ऐसा ही गवर्नर को लगता है किसी स्टेट के कि यहाँ पर एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, और पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एंग्लो इंडियंस की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो वो एक मेंबर को, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे 2 एंग्लो इंडियंस, स्टेट लेवल पर 1 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। कहां नॉमिनेट कर सकता है? ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर। क्लियर है? लोकसभा नहीं भी, लोकसभा कहां से? हाँ, 2 लोकसभा में करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, और स्टेट में जो एक होगा वो कौन करेगा? गवर्नर। क्लियर है? तो एक बार क्या हुआ था कि ये, इसमें थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि कर्नाटक में चुनाव हुए थे। ठीक है, और कर्नाटक में आप देखोगे ना, तो कर्नाटक की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें 3 पार्टीज हैं। ठीक है, एक पार्टी जो है वो तो है बीजेपी, एक कांग्रेस, और एक है जनता दल सेक्युलर, JDS। कौन सी है?
जनता दल सेकुलर, क्लियर है। अब इस जनता दल सेकुलर जो है ना, इसके इससे आप ना एच डी देवगौड़ा का नाम याद रख सकते हो। एच डी देवगौड़ा अपने देश के प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं और कांग्रेस से ही अलग होकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। अभी रिसेंटली विवादों में आई थी क्योंकि जेडीएस में उन्हीं की परिवार से या उनका शायद पोता या कौन है वो कुछ है ना इसमें मोलेस्टेशन के केसेस वगैरह में आ गया था नाम। तो लोग वो तो अपने अभी कंसर्न की बात ही नहीं है। तो ये समझ लेना कि 3 पार्टीज हैं, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद है ना कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी तीनों के पास ही है ना, किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। तो कांग्रेस और जेडीएस ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी, बीजेपी की, ठीक है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अभी 10-15 सालों से, उसके बीच की बात है। तो गवर्नर जो है, अब चाहे वो सेंटर से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके दिया या कैसे भी दिया, गवर्नर ने पहला मौका, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, बीजेपी, ठीक है। लेकिन कॉलिशन अगर हो जाता तो क्लियर मेजोरिटी आ जाती किसके पास, कांग्रेस और जेडीएस के पास, क्लियर है। तो हुआ क्या कि पहला मौका बीजेपी को दे दिया, पहला मौका किसको दे दिया, बीजेपी को दे दिया। और उनको शायद तक पता नहीं 1 महीना या कुछ पता नहीं बहुत सारा टाइम भी दे दिया, अच्छा खासा टाइम दे दिया, ठीक है। और इधर कांग्रेस और इनको लगा यार कि हमारे जो है ना बीजेपी हमारे जो एमएलए है उनको क्या कर सकती है, खरीद सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है। तो ये कोर्ट में चले गए। इधर गवर्नर ने एक चीज और कर दी, गवर्नर ने एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर दिया, क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो एंग्लो इंडियन है ये मेजोरिटी वाले में पार्टिसिपेट करेगा वोटिंग में, तो भले ही नॉमिनेटेड मेंबर है। तो अगर ये गवर्नर ने किया तो उसमें भी चांसेस हैं कि भाई ये बीजेपी को कर दे, बीजेपी के पक्ष में कर दे, तो एक सीट और बीजेपी की आ गई एक तरीके से, ठीक है। जब ये मामला गया ना कहां पर, कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक तो आपने टाइम जो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा, पहली बात तो उसने पूछा आपने किस बेसिस पे दिया, तो उन्होंने शायद तक ये कहा था भी हमारे ना इसमें क्या कहते हैं गवर्नर जो है जो घर है वहाँ पे आए थे, उन्होंने दिखाई थी मेजोरिटी। तो उन्होंने कहा मेजोरिटी जो है वो प्रॉपरली कहाँ दिखानी चाहिए, हाउस में दिखानी चाहिए, ठीक है, ना कि गवर्नर के घर पे आप जाके मेजोरिटी दिखाओ। तो पहली बात तो ये टेस्ट कहाँ होगा, कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, गवर्नर के हाउस में नहीं होगा या उसके ऑफिस में नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये टाइम जो आपने बहुत ज़्यादा दिया है इसको क्या करो, कम करो, शायद तक वो टाइम कम करके 10 दिन कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया। और तीसरा ये कहा कि भाई आपने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कैसे किया, क्योंकि गवर्नर जो है कोई भी ऐसा काम जो है वो एड एंड एडवाइस पे करेगा, किसके, तो काउंसिल मिनिस्टर तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार ही नहीं है। तो ये जो नॉमिनेशन किया है ये क्या गलत है। और वो जो नॉमिनेट किया था या फिर जो एक तरीके से एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियन को जो लेकर आए थे लोकसभा में, उसको क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, किसने कर दिया, कोर्ट ने, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ हुई थी भी, ध्यान रखना। उसके बाद तो चलो एक बार और, उसके बाद तो शायद तक 2 बार चुनाव हो चुके हैं, एक बार चुनाव हो चुके हैं, कहाँ पर, कर्नाटक में। तो ये आर्टिकल साथ जाके थोड़े से पढ़ लेना। अभी अपने आते हैं इधर। अब 333 के बाद में जस्ट आएगा 334। 334 जो है उसमें ड्यूरेशन दी गई है, किसकी ड्यूरेशन, जो ये ऊपर वाले हैं ना इन सब की। अच्छा 334 भी अब 2 हो गए, 2 क्या हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, 334 और 334A। तो 334 क्या कहता है, ध्यान से सुना, 334 क्या कहता है कि ये जो SC ST का रिजर्वेशन है और एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है, ये 10 साल के लिए है। कब 10 साल, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है कि 10 साल के लिए दिया जा रहा है, क्लियर है। और 334 अब जुड़ा है अभी, ये वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ये 15 साल कहता है। ये क्या कहता है, वुमेन रिजर्वेशन कितने साल के लिए दिया गया, 15 साल के लिए दिया गया। तो जो भी है ये 15 साल वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है। अपने इसकी बात करते हैं, SC ST का रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन दोनों कितने साल का है, 10 साल। और ये 10-10 साल बढ़ते चले गए, ये क्या होते चले गए, 10-10 साल बढ़ते चले गए, ठीक है भाई। 60, 1970, 1980, 1990, फिर ये 2000, 2010, 2020, ठीक है। यहां तक आते आते 70 साल हो गए, ठीक है भाई। और 25 जनवरी 2020 को एक तरीके से यहां 70 साल पूरे हो जाते, ठीक है। हर
10 साल बाद सरकार क्या करती है, कि अमेंडमेंट कर देती और इसको बढ़ा देती। ऐसे करते करते इन्होंने 10 की जगह यहाँ 334 में 70 साल लिख दिया। अब ये 25 जनवरी 2020 को रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा एंड विधानसभा और साथ साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड विधानसभा खत्म हो जाता अगर ये अमेंडमेंट आगे नहीं करते। तो सरकार अब एक अमेंडमेंट लेकर आई। कौन सा लेकर आई? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। और उससे क्या किया, SC/ST वाला जो रिजर्वेशन है उसे तो 10 साल और बढ़ा दिया। इसका मतलब उसमें तो लिख दिया कितना, 80 ईयर्स, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस वाला जो है उसे 70 साल ही रख दिया। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25 जनवरी 2020 को क्या हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया। और SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो कहां तक चला गया है, तो वो एक तरीके से चला गया है 25 जनवरी 25 जनवरी 2030 तक। ध्यान रखना 25 लिखा है ये 26 मत याद कर लेना, क्योंकि 26 जनवरी को दिया गया था ना पहली बार, 26 जनवरी 1950 को दिया गया 10 साल के लिए। तो 1 साल 2 साल या 10 साल कब खत्म होते हैं, जिस डेट से आप गिनना शुरू कर रहे हो उससे ठीक पहले खत्म होते हैं। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियंस वाली जो चीज है अब नहीं है अभी। तो ये वैसे तो अब नहीं है, लेकिन स्टिल अपने ने पढ़ ली भी। तो अपने ने आर्टिकल 79 पढ़ा। कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 79। फिर अपने ने कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 80। और फिर पढ़ा 81। और अपने पढ़ क्या रहे हैं इसमें कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। 79 में पढ़ा कि भाई पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। 80 में पढ़ा कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। उनको तो करना ही पड़ता है अभी, ठीक है। तो 12 मेंबर्स तो नॉमिनेट होंगे, जैसे सीट खाली होंगी वैसे नॉमिनेट होंगे, लेकिन 4 फील्ड से होंगे, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर सोशल सर्विस की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस को कर सकता था, लेकिन अब ये चीज क्या कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या है? 85 केवल हेडिंग हेडिंग देख लो, उसी से पता चल जाएगा। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है भी, केवल हेडिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। देखते हैं इससे अपने को क्या याद करना है। हाँ भाई, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद में अगला वर्ड क्या है? सेशन ऑफ पार्लियामेंट से यहां मतलब है भाई, ये भी एक ऐसा आर्टिकल है जो जिसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है और हेडिंग ही बता देती है भी इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है सेशन की शुरुआत करना, जिसे कहते हैं सम्मन करना। क्या करना? सम्मन करना। अब एक छोटा सा डायग्राम पढ़ा हुआ है शायद तक अपने ने, ठीक है, कि भाई ये पार्लियामेंट है, ठीक है, और पार्लियामेंट जो है उसमें एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, और कौन है? लोकसभा एंड राज्यसभा है। अब इस लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने को क्या कहते हैं? सम्मन करना। और खत्म होने को क्या कहते हैं? प्रोरोग करना। क्या करना? प्रोरोग करना। ठीक है, अब सम्मन करना और प्रोरोग करना ये पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की है। और चलते हुए सेशन को अगर बीच में
क्या करना है, सस्पेंड करना है, जिसके लिए एक और वर्ड है क्या, एडजर्न करना है। तो ये पावर किसकी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। किसकी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है भी, कौन होते हैं, लोकसभा में कौन है, स्पीकर, और या स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा में कौन है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है भाई। और अब एक चीज याद कर लेना कि जब भी किसी सेशन को, ठीक है, प्रोरोग किया जाता है, मतलब कि भाई हाँ भाई ये सेशन खत्म हो रहा है, तो उससे पहले होता क्या है, उससे पहले ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस हाउस को क्या करेगा, क्योंकि एडजर्नमेंट दो तरीके के होते हैं भाई, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर स्पेसिफिक पीरियड मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब बताया गया इतने दिन के लिए, ठीक है। और एक होता है सिन डाई। सिन डाई का मतलब अनिश्चित काल के लिए, इसमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर मतलब उस समय उसको नहीं पता कि कितने टाइम के लिए करना है, तो एक बार वो कर देगा, उसके बाद में सूचना दे दी जाएगी, हाँ भाई इतने दिनों बाद या कल या परसों वापस से सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये टेम्परेरी रूप से रोका जा रहा है सेशन को। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ पर एक परंपरा है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हमने कस्टम की तरह लिया हुआ है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये कहीं वैसे मेरे हिसाब से किसी कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ पे मेंशन नहीं है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे ही प्रोरोग करना होता है, सेशन को खत्म करना होता है, एडजर्न करता है, लेकिन एडजर्न कौन सा करता है, सिन डाई वाला, कौन सा, सिन डाई वाला, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, हाउस को एडजर्न सिन डाई कर देगा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट को इसकी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रोरोग करने की घोषणा कर देगा, सेशन खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा। अब अगली चीज कि सेशन यहां खत्म हुआ है तो कभी ना कभी वापस भी तो स्टार्ट होगा, तो साफ इसमें 85 में लिखा हुआ है ये जो टाइम पीरियड है ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये टाइम पीरियड 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगली चीज, ठीक है भाई, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अपने कह सकते हैं कि एक साल में एटलीस्ट कितने सेशन लगेंगे, 2 तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि आप 6 महीने बाद दूसरा सेशन आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो साल में 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन लगते कितने हैं, नॉर्मली हम कितने सेशंस लगाते हैं, 3। कौन कौन से, क्या नाम है इनके, ठीक है भाई, मॉनसून सेशन, ठीक है भाई, इसके बाद में मॉनसून सेशन के बाद, ठीक है, कौन सा आएगा, विंटर सेशन, और उसके बाद में कौन सा आएगा, बजट सेशन। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पता करना भी, नॉर्मली मॉनसून सेशन कब आता है, विंटर कब आता है, और बजट सेशन कब होता है भी, ठीक है। अब अगली चीज, एक वर्ड और दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन राज्यसभा का तो होगा नहीं, केवल किसका होता है, लोकसभा का हो सकता है। डिजोल्यूशन का मतलब होता है चलती हुई जो 5 साल की लोकसभा 5 साल से पहले ही क्या हो जाए, ठीक है, डिजोल्व हो जाए, और उसके बाद में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। कौन से इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, मतलब 5 साल बाद होने थे चुनाव। देखो इलेक्शंस के जैसे अभी आपको आज मैंने बताया था कुछ, जैसे अपने वैसे इलेक्शंस तो बोल देते हैं कि यार एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्शंस के लिए टर्म्स होती हैं, जैसे जनरल इलेक्शन। कि जनरल इलेक्शन क्या है, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन का मतलब होता है सरकार बनाने के लिए जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो मतलब लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो किस में आएंगे, जनरल इलेक्शंस में आएंगे। हाँ, तो अपने नॉर्मली बोल सकते हैं कि इंडिया में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस या एफपीटीपी सिस्टम से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
मिड टर्म इलेक्शन होता है, मतलब पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व होगी, पूरी की पूरी विधानसभा डिसॉल्व होगी, 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो मिड टर्म इलेक्शन। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकता है कि भाई हमें तो इतनी सरकार चलानी थी, ठीक है, अब क्या कर दो, इलेक्शन पहले करा दो। जैसे 1967 में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी जो है वो क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, तो उसने इंदिरा गांधी ने 1971 में टाइम से पहले इलेक्शन करवा दिए थे। क्या करवा दिए थे? टाइम से पहले इलेक्शन करवा दिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकता है अभी नहीं चलानी हमको सरकार, इलेक्शन करवाओ, ठीक है। और सेम चीज कौन कर सकता है? चीफ मिनिस्टर। कहाँ पर? विधानसभा के अंदर। क्लियर है? एक होते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कौन से होते हैं अभी? मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीट किसी वजह से खाली हो जाए, या 2 हो जाए, या 10 हो जाए भले ही, ठीक है, पूरी लोकसभा विधानसभा डिसॉल्व नहीं हो रही है, किसी की डेथ हो गई 2 साल बाद, ठीक है, तो अभी उसका टर्म बचा हुआ है 3 साल का, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली नहीं छोड़ेंगे, वहां पर क्या कराया जाएगा? बाई इलेक्शन करवाया जाएगा। क्लियर है? और एक होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन होता है। अब ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव तो डायरेक्ट होगा, नहीं सॉरी, इंडिया के पर्सपेक्टिव तो इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट होगा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा। लेकिन यही इलेक्शन यूएस के पर्सपेक्टिव कैसा होगा? काइंड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन होगा। कैसा होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्लियर है? तो अब अपने आते हैं वापस यहां पर कि राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे अपने, डिसोल्यूशन। तो राज्यसभा का तो होता नहीं, राज्यसभा एक कंटिन्यूस बॉडी है। क्या है ये? एक कंटिन्यूस बॉडी है। किसका होता है डिसोल्यूशन? लोकसभा का। और ये डिसोल्यूशन जो है उसकी घोषणा करने की पावर भी किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, लेकिन साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये जितनी बातें लिखी है वो याद कर लो भी, कि सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिसोल्यूशन करना, डिसोल्यूशन केवल लोकसभा का। ठीक है, किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, चलते हुए सेशन को बीच में एडजर्न करना, सस्पेंड करना, किसकी पावर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है। किसकी है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का। हाँ भाई, 2 आर्टिकल और कर लेते हैं, छोटे छोटे हैं। आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। 86 की हेडिंग क्या है भाई? पहली बात तो इसमें ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है राइट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ भाई, क्या है आगे? टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज। इतना ही लिख लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर ये आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, या दोनों को साथ में बिठाकर जॉइंटली उनको एड्रेस करता है, और ये जो मैसेज भेज सकता है, ये प्रेसिडेंट की पावर है क्या? इन रियल प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, ये प्रेसिडेंट का राइट है, अधिकार है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अपने कह सकते हैं कभी भी एड्रेस करना, किसको एड्रेस करना? लोकसभा और राज्यसभा, या इनको कंबाइंडली। इसका मतलब क्या हुआ अभी? लोकसभा को अकेला या राज्यसभा को अलग? लोकसभा को अलग, राज्यसभा को अलग, या दोनों को कंबाइंडली क्या करना? एड्रेस करना। कभी भी एड्रेस करना जब मन मन में आ गई। ठीक है, तो ये इसमें आएगा, किसमें आएगा? 86 में। दूसरा, मैसेज करना। हाँ, दूसरा मैसेज करना, ये जॉइंट सिटिंग में तो किसी बिल पर बहस या चर्चा होगी, ये तो कंबाइंडली साथ में बिठाकर क्या करेंगे? सिर्फ उनको भाषण दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में वैसे ही एड्रेस करना को अभिभाषण कहते हैं, मतलब भाषण देना। इस एड्रेस में होगा क्या? सरकार की पॉलिसीज वगैरह, सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, वो सारी चीजें बताई जाती है। खुद प्रेसिडेंट का नहीं होता, ये सरकार बना के देती है कि आपको ये बोलना है, और इस पर भी बाकायदा वोटिंग वगैरह होती है फिर। ठीक है,
तो जो भी है वो बाद की बातें। मैसेज करना, मैसेज किस चीज को लेके करेगा प्रेसिडेंट करेगा हाउस को? किसी बिल के रिगार्डिंग, किसी बिल के रिगार्डिंग। देखो इसमें पढ़ के, the president may send message to either house of parliament whether with respect to a bill then pending in parliament or otherwise। मतलब कोई बिल क्या है, पेंडिंग है, तो उसके रिगार्डिंग की उसको आगे बढ़ाएं। हाँ भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। एक आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू किसी मिनिस्टर को मैसेज करता है। क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू किसी मिनिस्टर को मैसेज करता है, ठीक है। नहीं नहीं भाई, तुझे मैसेज नहीं करना है ठीक है, वो प्रेसिडेंट करेगा। सीरी अपने आप एक्टिव हो रही है कि मैं मैसेज कर देती हूँ। हाँ भाई, इधर ध्यान देना। तो इन दो मैसेज में क्या डिफरेंस है? नहीं, इन मैसेज मैसेज अलग अलग चीज के लिए, बेसिक तो ये है। वो तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करेगा। ये किसके रिगार्डिंग है? बिल के रिगार्डिंग है कि बिल पेंडिंग है, उस बिल को आगे बढ़ाओ। ये किसके रिगार्डिंग है? मतलब किसी मिनिस्टर ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले कर लिया या कोई एक्शन मतलब काम किया है लेकिन कंसिडरेशन नहीं की है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उस पर डिस्कशन नहीं किया है, उसके बिना उसने अपने लेवल पे ही कर लिया है काम। तो उसको क्या, उसको ये मैसेज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि उस मिनिस्टर को बोलो कि पहले इस मैटर को कंसिडरेशन के लिए रखे। किसके किसके कंसिडरेशन के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के मैसेज हैं अभी। ये मैसेज किसके रिगार्डिंग? कोई पेंडिंग बिल के रिगार्डिंग। ये मैसेज किसके रिगार्डिंग? किसी मिनिस्टर ने कोई मैटर पर कोई डिसीजन ले लिया है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि उसको बोला जाता है कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या करे, डिस्कस करे, उसके उनके कंसिडरेशन के लिए रखे वो मैटर, डिस्कस करो, उसके बाद उस पर कोई फैसला करो, ठीक है भाई। तो ये हो गया। तो ये क्या है? कभी भी एड्रेस। अब आते हैं आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 87 की जो लैंग्वेज ऐसी नहीं लिखी हुई कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन इसमें जिस एड्रेस की बात की गई है वो स्पेशल एड्रेस की बात की गई है, ठीक है ना भाई। आप घर वाले आपको एक कभी भी एड्रेस कर देते हैं तो, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ दोनों ही है सर। हाँ जी, एक तो आपके घर वाले आपको कभी भी एड्रेस कर दें, कर देते हैं ना कई बार एड्रेस, तो वो होता है ये वाला, और एक होता है स्पेशल ओकेजन पे आपको एड्रेस करें ठीक है, एग्जाम से पहले या कुछ ऐसे मौक़ों पर। हाँ हाँ, एड्रेस करते हैं ना, घर वाले एड्रेस नहीं करते तुमको, ठीक है। और एक होता है भी किसी स्पेशल मौक़ों पे एड्रेस करना, शादी ब्याह में जा रहे हैं तब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, देखो ठीक है, किसी घर जा रहे हैं पैसे मत लेना, ठीक है। वो स्पेशल मौक़ों के एड्रेस होते हैं। हाँ, कोई नहीं, पर ये चीज़ों से सब निकलते तो हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 87 पढ़ लो बस, अब थोड़ा सा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा स्पेशल एड्रेस क्या है। आपने को इतना ही ध्यान करना है इसमें। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया क्या होता है, समझ गए। जनरल इलेक्शन के ठीक जस्ट बाद में, अच्छा एक चीज और, जनरल जनरल इलेक्शन किसका हुआ है? लोकसभा का या राज्यसभा का? दोनों का। लोकसभा का ही होता है, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी उसी में शो करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो अभी इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द commencement of the first session of each year the president shall address both house of parliament assembled together and inform parliament of the cause of its summons।
तो सीधी सिंपल सी बात है भी, ठीक है। यहाँ पर दो मौके हैं, यहाँ पर दो मौके हैं। पहला क्या है, जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन किसका, हाउस ऑफ द पीपल का। तो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा को क्या करता है, एड्रेस करता है, किसके जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है। और दूसरा मौका क्या है, पढ़ो एकदम, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है ना भाई, पेरेंट्स पूछे ना इस साल नए साल में क्या सोचा है, फिर तुम अपने वो जो 10 दिन तुम फॉलो करते हो वो रिजोल्यूशन सुनाते हो घर वालों को, ये हमारे रिजोल्यूशन इस साल के ठीक है, 10 दिन के लिए। तो वो वाला है भी ये स्पेशल एड्रेस। और ये जो दूसरे वाला स्पेशल एड्रेस है ये क्या है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। तो ये किसको किया जाएगा, दोनों हाउसेस को। बस अब ये लिखा हुआ है ना, बस ये याद कर लेना। यहां पर ये है कि लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग या कंबाइंडली दोनों तरीके से किया जा सकता है। कौन सा, कभी भी वाला। तो कभी भी वाला मतलब सिंपल एड्रेस, सिंपल एड्रेस मतलब अपने ने कर लिया कि हाँ भी इसको सिंपल एड्रेस मान लेते हैं। तो ये कौन सा, आर्टिकल 86 में, ठीक है। प्रेसिडेंट का जब मन किया तो लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग या दोनों को साथ में बिठाकर एड्रेस कर दिया, ये किसमें, 86 में। ये उसका राइट है। या फिर मैसेज करना कि भी बिल पेंडिंग पड़ा है, इसको आगे बढ़ाओ। और यहाँ पर इस मैसेज से इस मैसेज को कंपेयर कर लेना। ये मैसेज जो होता है वो मिनिस्टर को होता है किसी ऐसे मैटर के लिए जो विदाउट कंसिडरेशन उसने उस पर कोई डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर ध्यान देना भी, जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन, नई नई हाउस ऑफ द पीपल आए, नए नए आए हो, तो उनको पहले उनका फर्स्ट सेशन के दिन क्या करना, एड्रेस करना, फर्स्ट सेशन में एड्रेस करना। एक ये क्या है अभी, जो साल का पहला सेशन है उसमें जाकर दोनों हाउसेस को क्या करना, एड्रेस करना। ये एड्रेस क्या कहलाता है, स्पेशल एड्रेस, आर्टिकल कौन सा, 87। और ये एड्रेस कहलाता है केवल, या ऐसे बोल दो सिंपल एड्रेस, कभी भी वाला। ये किस में, 86 में। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोला हुआ है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट। आर एस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर एस प्री में ये पूछा था कि ये प्रेसिडेंट का क्या है, और उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्यों, क्योंकि बुक में जब अपने पढ़ते हैं तो आप बुक में तो ये पढ़ोगे हेडिंग में पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में, और ज़्यादातर लोग इसे राष्ट्रपति की शक्ति वाला ऑप्शन करके आए थे कि शक्ति है, पावर है। सही आंसर क्या था, ठीक है, क्या, अधिकार, राइट। यही तो है भाई कि मतलब कहने को तो अपने, अब इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं ना, कि इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं अपने, तो अपने कहते हैं यार सब एक ही चीज़ ही तो है। लेकिन वर्ड की जो पावर है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब वर्ड चेंज तो मतलब पूरा चेंज। तो अपने ने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ लिए, आर्टिकल 79 बेसिकली अपने लेजिस्लेटिव पावर शुरू की। उससे अपने ने ये समझ लिया कि सेंटर यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर से भी रिलेशन होता है किसका, प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 200 से समझ जाओगे आप। और उसके बाद हमने देख लिया आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का कंपोजिशन, उसमें प्रेसिडेंट का क्या है रोल, क्या है, या पार्लियामेंट में क्या चीज़ है प्रेसिडेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 80 के अंदर क्या रोल है, इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, 81 में करता था, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था, लेकिन अब वो चीज़ कैंसिल आउट हो गई है 104 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। और 85th में क्या है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। और उसके बाद में 86 और 87 ये क्या है, कभी भी वाला एड्रेस, और ये क्या है, स्पेशल एड्रेस। ठीक है भाई।